प्रॉपर्टीज में जो कुछ पढ़ा था उसके आगे मतलब साइज पढ़ रहे थे, ठीक है, या एटॉमिक के रेडियस या कहिए साइज, आयनिक भी उसी में हुई थी। अब इनके इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक साइज कहो या रेडियस कहो, ठीक है ना, इनसे क्या क्या हम लोग जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इस पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर की बात नहीं करेंगे, पूरी बुक की बात करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड है इस कॉन्सेप्ट से, वो सब कुछ हम लोग यहीं पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक साइज में एक सबसे पहला इंपॉर्टेंस हो जाता है रेडियस रेशियो। और अगर इस बात को देखा जाए रेडियस रेशियो को, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ा चुका था और मैंने कहा था कि जब पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आएगा, वो हमने पढ़ाया था सॉलिड स्टेट में रेडियस रेशियो से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री या शेप को डिटरमाइन करने में मदद मिल जाती है। कैसे? रेडियस रेशियो निकाल के आप कोऑर्डिनेशन नंबर को पता कर लेते हो, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, ज्योमेट्री डिफाइन हो जाती है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 आए तो लीनियर शेप हो गया, 3 आए तो ट्राइगोनल हो गया, 4 आ जाए तो टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है। देखते हैं, एक टेबल बना के देंगे। तो रेडियस रेशियो होता क्या है? रेडियस रेशियो, ये जो रेडियस रेशियो है ये है क्या? किसी आयनिक सॉलिड में कैटायन की साइज और एनायन की साइज, एनायन क्या लिख रहे हैं, एनायन कि साइज के रेशियो को आप रेडियस रेशियो कहते हो। ये रेडियस रेशियो, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रेडियस रेशियो इक्वल टू कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस। किसी आयनिक सॉलिड में कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस के रेशियो को रेडियस रेशियो बोला जाता है, ठीक है। मैंने जैसा कहा, इसका इंपॉर्टेंस, रेडियस रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या? आयनिक सॉलिड की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में। हाँ ठीक है यार, मैं असल में थोड़ा सा इधर कहीं कुछ लापरवाही भी मेरी हुई, चलिए भेज देंगे, ठीक है। ये हो गया रेडियस रेशियो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये रेडियस रेशियो अगर आप ख्याल करिए तो हमने जो पीछे पढ़ाया कि कैटायन की रेडियस हमेशा न्यूट्रल एटम से ज़्यादा, एनायन की रेडियस हमेशा न्यूट्रल एटम से ज़्यादा, न्यूट्रल एटम से ज़्यादा, कैटायन की हमेशा कम, कैटायन की रेडियस न्यूट्रल एटम से कम, एनायन की रेडियस न्यूट्रल एटम से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये देखिए आर सेम चीज़ें हैं। तो एक कैटायन है, एक एनायन है, कैटायन की कम है, एनायन की ज़्यादा है, तो ये रेडियस रेशियो हमेशा 1 से कम ही तो आएगा, है ना। ये लिमिट पहुंचते पहुंचते 1 तक पहुंच सकता, मतलब पहुंच 1 तो नहीं पहुंचेगा, 1 से कम ही रहेगा, 1 के अंदर रहेगा, 1 के अंदर हर हाल में रहेगा, क्योंकि कैटायन हमेशा छोटा होगा, एनायन हमेशा बड़ा होगा। तो ये वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए कि आपको सीजियम क्लोराइड दे दिया जाएगा, यहाँ पे सीजियम की रेडियस दे दी गई, क्लोरीन की रेडियस दे दी जाएगी, ठीक है ना। सीजियम की रेडियस और क्लोरीन की रेडियस दे दी गई, या कभी कभी सीजियम की रेडियस दे दिया, ऐसे दे दिया, कुछ वैल्यू दे दिया XYZ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे Cl2 बॉन्ड लेंथ दे दिया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दे दिया जाएगा। तो उससे आप रेडियस निकालोगे, हमने बताया था, है ना, कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं आपको। बहरहाल ऐसे कंडीशन बन सकती हैं। तो बहरहाल एक दोनों चीज़ें पता हो जाएंगी, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इससे रेडियस रेशियो निकाल लोगे, और रेडियस रेशियो उसके बाद मैं एक टेबल दे रहा हूँ, उससे मैच करा के कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लेते हो, और उस कोऑर्डिनेशन नंबर से आप उस आयनिक सॉलिड के ज्योमेट्री शेप के बारे में बता सकोगे। क्या होता है कि अगर रेडियस रेशियो जो निकाल रहे हो, देखिए ये जो रेडियस रेशियो आर कैटायन अपॉन आर एनायन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह दूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे कह दूँ ज्योमेट्री या शेप की बात कह दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस रेशियो 0.155 से कम आ गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। शेप वही लीनियर पता है 2 पे। अच्छा, उसके बाद ये 0.155 से ये याद रखना होगा, 0.255 आराम से याद रख सकते हो, तो ये 3 हो जाएगी। 0.255 से
0.414 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 0.414 से 0.7, ठीक है, 0.739 ये आ जाएगा। तो 4 और 6 दो में से कुछ भी हो सकती है ये। ठीक है, और उसके बाद दिख रहा है चलिए, उसके बाद चलिए लास्ट है ये, तो ये 0.739 से 1 के बीच में आ जाएगी तो ये 1 हो जाएगी, सॉरी 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चलिए मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ना, आपका 0.155 से कम आए तो ये लीनियर, 2 पे क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल। ये सिर्फ तो जानते हो जैसे हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल यूज हुए तो ट्राइगोनल, 4 हुए तो टेट्राहेड्रल, ये ट्राइगोनल। अब ये हुआ तो टेट्राहेड्रल। अब देखिए 4, अब यहाँ पे जब ये रेशियो इनके बीच में आएगा तो 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो वहाँ पे ऑप्शन में या तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल रहेगा या स्क्वायर प्लेनर रहेगा। अगर देखिए आपका 0.414 से 0.73 में है तब आप क्या दोगे, स्क्वायर प्लेनर दोगे, 4 पे स्क्वायर प्लेनर दोगे। लेकिन ये 0.255 से 0.414 के बीच में तब आप क्या दे रहे हो, टेट्राहेड्रल। ये बातें थोड़ा सा आपको याद रखनी होगी, है ना। देखिए क्योंकि 4 दो जगह पे मिल गया, 0.414, ठीक है ना, 0.255 से 0.414 पे भी 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, और 0.414 से 0.7 के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। लेकिन जब 0.414 से 0.7 वाले के बीच में है तब जो है आप स्क्वायर प्लेनर शेप देते हो, और 0.255 से 0.4 के बीच में है तब टेट्राहेड्रल शेप देते हो। ये बात याद रखो, और इसी में ऑक्टाहेड्रल भी आ जाता है। उसके बाद रही बात जब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 मिली, 8 कब मिलेगी, जब 0.739 से 1 के बीच में आ जाए रेडियस रेशियो, तब 8 मिलेगी। 8 पे क्या होता है, BCC होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक हो जाता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक हो जाता है। जैसे क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, आप लोग भी बताइएगा, जल्दी से देखिएगा, मैं थोड़ा, इन जिंक सल्फाइड, कहते हैं इन जिंक सल्फाइड, NZNS, ये जिंक सल्फाइड, ठीक है, रेडियस ऑफ जिंक Zn+2 की रेडियस 0.74 एंगस्ट्रॉन के है, ठीक है, और सल्फाइड आयन की रेडियस 1.04 एंगस्ट्रॉन के है। तो कहते हैं इसकी ज्योमेट्री, इसका शेप बताइए, जल्दी से बताओ बच्चों। कहते हैं इनका शेप, इनकी ज्योमेट्री, जिंक सल्फाइड में जिंक की रेडियस दी हुई है और सल्फाइड आयन की रेडियस दी हुई है। तो इसका जो क्रिस्टल है उसका शेप लीनियर, टेट्राहेड्रल, BCC, ऑक्टाहेड्रल क्या मिलने जा रहा है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। रेडियस रेशियो आप निकालोगे, क्या करोगे, जिंक की रेडियस अपान सल्फाइड की रेडियस, ये करेंगे, और ये Zn की रेडियस और Zn+2 अपान और सल्फाइड 0.74 1.04 निकालिए। निकालने के बाद मैच कराइएगा टेबल से, टेबल के साथ मैच करा के देखिएगा तो ये 0.414 और 0.255 के बीच आएगा। माने कैसा होगा, इसका टेट्राहेड्रल होगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन निकाल लिए होंगे। इसी तरीके से सीजियम क्लोराइड के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सीजियम की रेडियस दी गई है, ठीक है, और क्लोरीन की रेडियस दी गई है, और सीजियम क्लोराइड का पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे चलिए आना इस तरीके से निकालते रहिएगा आप लोग, ये तो रहे। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक साइज हम लोग हेडिंग डाले हुए हैं, इसमें दूसरा इम्पोर्टेंस है, और इस दूसरे इम्पोर्टेंस में कुल तीन हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। एक क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन, बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रेशन ऑफ आयन। ऑर्गेनिक में एक जगह हाइड्रेशन एनर्जी आया था, मैंने कहा था पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखिए आ रहा है, हाइड्रेशन ऑफ आयन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी,
हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे और उसके बाद आयनिक कंडक्टेंस। एक बात यहाँ पे समझ में आई है तो समझिए कि आप तीनों समझ चुके हो, तीनों आपको समझ में आ जाएगी और बिल्कुल कोई चीज़ यहाँ से आपको बिल्कुल रटना नहीं है, समझ के जाना है, ठीक है। और ये पॉइंट आप फिर वही एस ब्लॉक पढ़ते हो तो वही वाले चैप्टर में एक बार फिर आ जाता है, ठीक है ना। और फिर है ना जगह, और फिर आगे भी चैप्टर मिलेगा, आगे भी मिलेगा, माने हर चैप्टर में ये हेडिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन यहाँ पे एक जगह पढ़ लेंगे आपके काम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रेशन, देखिए हाइड्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रेशन ऑफ आयन की बात करें, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन। अब ये कोई आयनिक सॉलिड ले लीजिए AB, ठीक है, एक AB आयनिक सॉलिड हम लोगों ने ले लिया है। अब देखिए जब इसमें वाटर मिलाएंगे, वाटर के अंदर डालेंगे तो आयन है, आयन में बढ़ जाएगा, आयनिक सॉलिड है तो ये कैटायन और ये एनायन में ये बढ़ गया, ठीक है। कैटायन में बढ़ गया, जब वाटर में गया तो यहाँ पे ये एक्वस लगाएंगे, ये एक्वस लगाएंगे, तो जब वाटर के अंदर इसका आयनिक सॉलिड को डाला गया तो आयन बना और उस आयन से वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, एसोसिएट है। इसका मतलब एक्वस, एक्वस माने वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो डिफाइन क्या करते हैं हाइड्रेशन को, हाइड्रेशन ये जो सबसे पहला टर्म है, हाइड्रेशन को डिफाइन क्या करेंगे, एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद एन आयन इज नोन एज हाइड्रेशन, ठीक है ना। एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद एन आयन इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन ऑफ आयन ये दिख रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल किसी आयन से एसोसिएट हो गए, इसी प्रोसेस को कहते हो हाइड्रेशन। अब जब ऐसे काम हुआ, ऐसी प्रोसेस हुई, वाटर के मॉलिक्यूल जब इससे एसोसिएट हुए तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई। माने क्या हो गया, एक दूसरा टर्म है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि जो हाइड्रेशन है ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल आयन से एसोसिएट होता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब हाइड्रेशन कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जो एनर्जी रिलीज हो गई उसी एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, इसको H या डेल्टा H के नाम से जानेंगे। जो एनर्जी रिलीज हो गई उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखिए ये एनर्जी कितनी रिलीज होगी ये डिपेंड करेगा कि इसका हाइड्रेशन कितना हो रहा है। अगर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन कम होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। क्योंकि हाइड्रेशन माने वाटर एसोसिएट होने से एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो ज़्यादा एसोसिएट होगा, ज़्यादा हाइड्रेशन होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो एनर्जी कब ज़्यादा रिलीज होगी, किसमें कम होगी, किसमें ज़्यादा रिलीज होगी, उस बात को जानना आपको ज़रूरी हो जाएगा। तो उस बात को जानने के लिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन माने हाइड्रेशन कितना होगा, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। सिंपल सी एक बात मैं समझाने के लिए ताकि दिमाग में आपको याद हो जाए, है ना। हालांकि रियल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस एक दिमाग में बात बैठाने के लिए कि अगर एक गिलास वाटर है, उस एक गिलास वाटर से, ठीक है ना, एक गिलास वाटर से आप बहुत बड़ी सी चीज़ भिगोइए और एक छोटी सी चीज़ भिगोइए, कौन ज़्यादा भीगेगा। यानी मैं कह सकता हूँ ऐसे कि एक गिलास वाटर से आप क्या करिए कि एक एलिफेंट, एक हाथी को नहलाइए और खुद नहलाइए, कौन ज़्यादा उससे नहलाए, कौन ज़्यादा भीगेगा। हाथी पे पता ही नहीं लगेगा और आप पे वो एक गिलास पानी, चलिएगा ठंडी है तो अच्छा खासा पता लग जाएगा। बराबर, तो ये है कि कम वाटर लगेगा, कम साइज़ के, है ना, माने कि जितनी साइज़ छोटी रहेगी उतना ज़्यादा भीग जाएगा,
उतना भाई वाटर एसोसिएट होने का मतलब भीग जाना कहिए, उतना ज़्यादा भीग जाएगा उतना ज़्यादा वाटर एसोसिएट हो जाएगा। माने एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या मिल जाएगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन मिल जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ये मिल जाएगा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। उसके अलावा कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा, है ना, जो आयन है ये आयन पे चार्ज ज़्यादा होगा, वाटर होती भाई वाटर का ये न्यूट्रल है लेकिन चार्ज है ना, इस पे चार्ज है तो न्यूट्रल और चार्ज के बीच कुछ ना कुछ ऐसे सोचिए अट्रैक्शन हो जाएगा, हो रहा होगा या ना हो रहा होगा उससे मतलब नहीं है, अपने याद करने के लिए कुछ ना कुछ अट्रैक्शन का ही हो गया तो माने वाटर आके जुड़ जाएगा, और जितना ज़्यादा चार्ज हो जाएगा उतना ज़्यादा वाटर आके जुड़ जाएगा। तो क्या कह सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। बस ये 2 पॉइंट आपने याद कर लिया कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, माने साइज छोटी होगी, ठीक है ना, हाइड। तो ऑर्डर हम यहाँ पे लिखें, ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब देखिए सारा खेल साइज का है, साइज हम लोग पढ़ चुके हैं। लिथियम की साइज सबसे छोटी होती है, क्यों भाई, लिथियम की साइज सबसे छोटी थी, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, है ना, उसके बाद सीजियम की साइज सबसे बड़ी आई थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीजियम का हाइड्रेशन सबसे कम होगा और लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन की बात ये हो जा रही है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन इसमें हो जाए। अच्छा, एक लिथियम हो और दूसरा बेरिलियम हो, तो अब यहाँ पे किसका हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, पता है हम लोग कि एक क्रॉस पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाती है। लिथियम से छोटी साइज बेरिलियम की है तो बेरिलियम का हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात ऐसे भी कह सकते हैं बेरिलियम पे चार्ज ज़्यादा है सोडियम के कंपैरिजन में, इसलिए बेरिलियम का हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी कि हाइड्रेशन हुआ क्या, ठीक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई, ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कैसे निकालोगे। 2 बातें हमेशा के लिए याद, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। मेमोरी बनाने के लिए मैंने बता दिया कि किस तरीके से दिमाग में बैठाए रहिए। अच्छा, उसके बाद अगर पूछा जाए, ये आपको इतना यहाँ से यहाँ तक दे दिया जाए, कहते हैं किस में हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन, माने यही ऐसे करें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, या देखिए ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, या ऐसे क्वेश्चन कहें ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, है ना, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, सेम आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी की अगर बात कर दिया जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर लिया जाए तो सीधे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन माने यही बातें सेम आ जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात बच्चों ये बात ख्याल करिए कि जब हाइड्रेशन हुआ माने वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है और एक मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है ना। अब खुद देख के बताइए, सोच के बताइएगा कि किसमें वाटर ज़्यादा लगेगा। अगर मान लीजिए कभी आपको पता ही नहीं है कि किसमें, है ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, किसमें कम, किसी का फार्मूला याद नहीं है। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड डॉट 2H2O, मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 2H2O, ठीक है ना, कहेंगे कौन सा करेक्ट है, ऐसे बात कर दें कि ये डॉट 2H2O लगाया, डॉट 2H2O लगाया, इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड 3H2O लगाया, मैग्नीशियम क्लोराइड और 2H2O लगाया, इसी तरह से फिर सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और H2O लगाया, मैग्नीशियम क्लोराइड 3H2O लगाया। ऐसे मान लीजिए आपको कुछ पता नहीं था किसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो आप अपने से गेस करके कैसे बता सकते हो कि कौन वाला सही है।
तो पता है कि हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होना है, जिसकी साइज छोटी होनी है, या कहिए जिस पे चार्ज ज़्यादा होना है। मैग्नीशियम पे चार्ज 2 है, सोडियम पे चार्ज 1 है, क्लोरीन तो कॉमन है, क्लोरीन तो डिटरमाइन करेगा नहीं, ठीक है ना। या साइज की बात करिए तब भी, तो वहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम की साइज सोडियम से छोटी, मैग्नीशियम पे चार्ज सोडियम से ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होना है ना, ठीक है। तो जिसमें वाटर, जिस वाले ऑप्शन में मैग्नीशियम पे ज़्यादा वाटर रहेगा वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। तो जहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड पे 1 वाटर दिखाया, मैग्नीशियम पे 3 दिखाया, तो ये सही हो सकता है। और ऐसे, ठीक है, और ऐसे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अटैच होते हैं, माने मैग्नीशियम का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड से ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। 6 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम क्लोराइड में ऐसे एक्चुअली जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये था कि जिसकी साइज छोटी है वहाँ पे वाटर है ना, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन माने वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा एसोसिएट हो जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा एसोसिएट हो जाए, जैसे मैग्नीशियम में 6 वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, और सोडियम में जो है आपके 1 भी नहीं या 1 वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए कि एसोसिएट हो गए। तो वाटर एसोसिएट होने के बाद माने वाटर में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को डालने के बाद जब मैग्नीशियम आयन बना और जब सोडियम आयन बना, तो अब साइज किसकी बड़ी हो गई, क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के साथ आके जुड़ गए हैं, ठीक है ना। इसलिए मैग्नीशियम की साइज अब सोडियम से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी कहानी, ये सारा ऑर्डर बदल जाएगा अगर यहाँ पे लग जाए एक्वस, है ना। अगर यहाँ पे वाटर एक्वस लग जाए, एक्वस लग जाए माने वाटर के अंदर, है ना। ये सब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ए क्यू और ए क्यू लगा दो, माने एक्वस लगा दें, ठीक है ना, ठीक है। एक्वस ला, अब देखिए एक्वस, ये तो हम लोगों ने एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, तो जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा उसकी साइज सबसे बड़ी हो गई। इसके पहले कहाँ साइज लिखे थे, नहीं लिखे थे। साइज का ऑर्डर ऐसे क्या हो जाता है, लिथियम की साइज सबसे छोटी, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, ये साइज का ऑर्डर आ जाता है। लेकिन जब एक्वस आपने लगा दिया तो अब साइज, इसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ और इसमें वाटर सबसे ज़्यादा जुड़ गए, और जब वाटर सबसे ज़्यादा जुड़ गए तो अब इसकी साइज सबसे बड़ी, ठीक है ना। अब साइज का खेल बिल्कुल उलट गया। देखिए पहले तो याद रखिएगा, ख्याल करिएगा, क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर एक्वस कर दिया जाए या टर्म इस्तेमाल कर दिया जाए ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, क्या कह दिया जाए, हाइड्रेटेड आयन कह दिया जाए। हाइड्रेटेड आयन कह दिया जाए तो माने किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सब आयन लगे रहेंगे, है ना। यहाँ पे मैं आयन नहीं लगाऊं, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयन कहें तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हाइड्रेटेड आयन कहें या यहाँ पे पानी लगा दिखे, एक्वस लगा दिखे, तो वाट आप साइज को क्या करिएगा, उलट दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरी हेडिंग की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर कहा था कि आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। आयनिक कंडक्टेंस किसको कहते हैं, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है ना। और आयनिक कंडक्ट, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंडक्टेंट। अब जो है आयनिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करेगा मोबिलिटी पे। देखिए जरा सा, आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं ना, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोल रहे हो आयनिक कंडक्टेंस। ये अब ये आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करेगा किस पे, मोबिलिटी ऑफ आयन, डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ आयन्स, ठीक है। और किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी भाई, जो भारी भरकम होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी कि जो हल्का फुल्का होगा, है ना। जो हल्का फुल्का होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी।
हल्का फुल्का का मतलब जो छोटा होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो गई उसका आयनिक कंडक्टेंस ज़्यादा हो गया। अब ऐसे कह सकते हैं डिपेंड ऑन मोबिलिटी, या कहते हैं आयनिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी, मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और मोबिलिटी जो होगी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, है ना। जितनी साइज छोटी होगी उसकी मोबिलिटी, साइज छोटी होगी तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी। बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ से कह सकते हैं कि अब देखिए क्यों, अगर आयनिक सॉलिड देखा जाए तो आयनिक सॉलिड जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं तो आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात पढ़ेंगे हम लोग। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो अगर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड ऐसे कुछ हैं, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड हैं, अभी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। फिर वहीं पे है ना केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट एंड इन सॉल्यूशन, माने सॉल्यूशन में या मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, वहाँ पानी तो है नहीं, तो वहाँ पे हम लोग रीज़न देते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, बात केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद आयनिक कंपाउंड कहते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माने पानी में जब इन्हीं आयनिक कंपाउंड को डाल दिया गया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तब वहाँ पे क्या हो गया, आयन का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा था आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब वो आयन में मोबिलिटी होगी, वो आयन मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। जैसे मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, लेकिन आयनिक कंपाउंड जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ड्यू टू, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयन। अब यहाँ पर आयन की मोबिलिटी से कंडक्ट, अब जिस आयन की मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी उसका आयनिक कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तब ठीक है, अब यहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस किसका ज़्यादा हो जाएगा भाई। अब जैसे ही आयनिक कंडक्टेंस की बात होगी तो उसमें कौन से आयन रहेंगे, एक्वस वाले रहेंगे ना। क्यों, क्योंकि जब तक एक्वस नहीं बना है तब तक तो इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। हमने कहा सॉलिड स्टेट में तो कंडक्ट करेगा ही नहीं, जब यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और सॉल्यूशन फॉर्म में आने का मतलब एक्वस लगा होगा, और एक्वस लगे होने के बाद साइज अब ऐसी हो गई है, यहाँ पे सबसे बड़ी साइज, सबसे भारी भरकम, सबसे थुलथुल मुलथुल कौन सा हो चुका है, लिथियम हो चुका है। था सबसे छोटा, इतना पानी पिया, इतना पानी पिया कि इतना मोटा सा हो चुका। तो सबसे भारी ये है ना भाई, सबसे भारी ये, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ना, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अब कौन करेगा, ये करेगा। तो ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टेंस क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ, आईसी लिख दे रहा हूँ, आयनिक कंडक्टेंस। अगर इन्हीं आयन की बात किया जाए ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, तब हम लोग क्या कहेंगे, सीजियम की बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसी तरीके से करते करते यहाँ पे लिथियम सबसे लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि लिथियम की साइज सबसे बड़ी हो चुकी है, लिथियम का आयनिक कंडक्टेंस सबसे कम हो जाएगा। उम्मीद है कि बातें समझ चुके होंगे पूरी तरीके से। क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ आयन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। याद रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। साइज में यहाँ पे ये साइज सिर्फ लिखेंगे, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की बात यहाँ पे होगी, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन की बात होगी, ठीक है। कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाए कि पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, किसका आयनिक कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, पता है
किसका आयन कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा? ये, क्योंकि इनका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। 6 मॉलिक्यूल वाटर के लगते हैं, है ना, इनके हाइड्रेशन में। और यहाँ पे तो है ना 1 2 इस तरीके से। तो इस तरीके से किसी का भी पूछा जाएगा तो आप आयनिक कंडक्टेंस के बारे में बता सकते हो। कहते एक क्वेश्चन, फॉर विच आयन हाइड्रेशन इज हाईएस्ट? फॉर विच आयन हाइड्रेशन इज हाईएस्ट? हाइड्रेशन एनर्जी नहीं कह रहे, हाइड्रेशन एनर्जी पूछे चाहे वो पूछे सेम हो जाता। हाइड्रेशन इज मैक्सिमम या हाईएस्ट? किस आयन के लिए हाइड्रेशन मैक्सिमम है? देखिएगा लिथियम, दूसरा देखिएगा सोडियम आयन, और तीसरा देखिएगा मैग्नीशियम आयन, और चौथा देखिएगा हम दे दे रहे हैं बेरिलियम आयन दे देते हैं। कहते किसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा? तो जिसकी साइज छोटी हो जाएगी उसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सबसे छोटी साइज, भाई देखिए साइज लिथियम बेरिलियम, और लिथियम के बाद सोडियम और मैग्नीशियम। ऐसे जाते तो डिक्रीज होती है, ऐसे जाते तो बढ़ती है। सबसे छोटी साइज इसकी है, सबसे बड़ी साइज इसकी है, तो सबसे छोटी साइज इसकी है। सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका होना है? इसका होना है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन इनका होना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका? बंद कर दो। सबसे